हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आप लोग एस्टिमेट के साथ जुड़े हुए हैं जो थोड़ा सा ही क्वेश्चन लेकर आ रही है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को बता रही है। जो कंसेप्ट तैयार हो जाए, कंसेप्ट से ही हमारे क्वेश्चन बनने वाला है। और यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इस तरह से हम लोग तैयार करेंगे कि इसी के बेस पर हमारा क्वेश्चन बन रहा है। ये शॉर्ट में बन रहा है और लॉन्ग में बनेगा, कंसेप्चुअल बनेगा और बड़ा ही क्वेश्चन बन पाएगा और बड़ा आंसर बनेगा। जो आप लोगों का कंसेप्ट तैयार रहेगा तो आप आंसर को दे सकते हैं। ये हमारा छोटा जैसे समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, तो उलट कर हमारा लैंग्वेज का खेल होता है, लेकिन हम क्वेश्चन क्वेश्चन का जवाब यही हमारा हो सकता है। ओके, लेकिन इतना छोटा नहीं देगा, बड़ा कंसेप्ट बड़ा आप लोग को क्वेश्चन आंसर दोनों दिया रहता है। आप लोग को खोज करके तैयारी करना और यहाँ पर टाइम का भी बचत करना होता है। इसलिए हम अधिक से अधिक जितना बार क्वेश्चन देखेंगे उतना ही कम रहेगा। हम जितना बार देखेंगे उतना ही बार हमारा दिमाग में जाएगा और कंसेप्ट हमारा तैयारी होते रहेगा। ओके, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 10 तक पार्ट 1 में हो चुका है, हम अब यहाँ पर चलेंगे। ये क्वेश्चन सितंबर 2015 का है। आप लोग यहाँ पर आए और क्वेश्चन देखने और सॉल्व करें। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ को निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसे होनी चाहिए? बच्चे में स्वयं से क्या निर्माण करने में या रचना करने में क्षमता होती है, ये मानना पड़ेगा आप लोगों को। तालमेल बैठाने वाली क्लास देनी चाहिए या संप्रेषण और व्याख्या वाली क्लास देनी चाहिए या सुगमकर्ता की या निर्देश? तो शिक्षक ऐसी होने चाहिए जो सुगमकर्ता हो, सहायक हो, ना कि दंड देने वाला, झाटपटकार करने वाला। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर हमारा 3 हो जाएगा। सुगमकर्ता होनी चाहिए। हमारा 11 का क्वेश्चन हमारा 3 हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों को नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं? प्रतिभाशाली बच्चे उन्हें कहा जाता है जो अक्सर कुछ न कुछ खोजबीन रखता है और उच्च सोच रखता है और हमेशा एक्टिविटी के द्वारा कुछ न कुछ करते रहता है। उसका क्षमता अधिक होता है। गिफ्टेड बच्चा उसे कहा जाता है। उसका IQ लेवल 140 प्लस होता है। ओके, हमारा उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं कैसी नहीं होनी चाहिए? तो उच्च श्रेणी होनी चाहिए उसके मानसिक प्रक्रिया, उच्च आत्म क्षमता या निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया या अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान करना वाला होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे हमारे क्वेश्चन के आंसर अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान, जो व्यक्ति का जीवन पर्यंत चल रही है उसमें समस्या है उसको समाधान करें। उच्च क्षमता होनी चाहिए, उच्च श्रेणी मानसिकता होनी चाहिए, लेकिन निम्न औसतीय, निम्न मतलब छोटा उसका सोच नहीं होना चाहिए। मानसिक क्रियाएं उसका छोटा नहीं होता है बल्कि उच्च होता है। ओके, इसलिए हमारा नेगेटिव पूछा गया है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव होगा 3। ओके, हम बढ़ेंगे 13 की तरफ। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्ति होगा? यहाँ कोहल वर्ग का जो स्टेज है वहाँ पर 3 लेवल और 6 स्टेज वहाँ पर बताया गया है। जैसे कि एक लेवल में 2 स्टेज, एक लेवल में 2 स्टेज और एक लेवल में 2 स्टेज, 3 लेवल में 6 स्टेज बताया गया है। कोहल वर्ग के सिद्धांत पूर्व पारंपरिक स्तर किस स्टेज में आ सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया गया है। अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत अस्थायी तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, अंतर्निहित संभावित दंड। हमको उस पूर्व पारंपरिक अवस्था में हमको दंड का अधिक से अधिक डर होता है कि हमें दंड ना मिल जाए। यहाँ पर बच्चा छोटा होता है, उसको हम देखेंगे कि साथी समूह में बच्चा होता है और एक उसका दोस्त उसको गलती करता है तो उसको माता पिता उसको दंड देता है, या मतलब उसको माता पिता दंड देता है ना जी कि ऑनलाइन में आ जाइए उस गलत काम को छोड़ करके। तो उस दूसरा बच्चे को ऐसा प्रेरणा आता है कि हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारा दोस्त कर रहा है, हम भी इस कार्य को छोड़ देंगे, उसे प्रेरणा मिलती है। ओके, हमारे पूर्व परंपरागत अवस्था में यही अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निर्णय
निम्नलिखित में से इस अंतर्निहित संभावित दंड को अपनाता है। दंड के डर से वो गलत कार्य को छोड़ देता है। वो कौन सा अवस्था है? पूर्व पारंपरिक अवस्था होता है, स्तर होता है। ओके, हम पढ़ेंगे 14 की तरफ। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए? हम इससे आगे वाले क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं, तो इस बेस पर आप लोग क्वेश्चन देने का कोशिश करेंगे। ओके, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना या निगमनात्मक पद्धतियों को आधार पर समस्या को समाधान करना, तो या कलनवित्ती एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने की शिक्षार्थियों का उपलब्ध करना। नहीं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के आंसर 1 ही होगा। विविध प्रकार की अधिगम प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए। अलग अलग प्रकार के जो बच्चे एक कहीं समाज से आता है, किसी वर्ग से आता है, कोई अलग वर्ग से आता है, कोई अलग समाज से आता है, इस तरह से कोई दिव्यांग होता है, कोई गिफ्टेड बच्चा होता है, सभी को एक साथ समूह में बना करके हम अधिगम देंगे और उसको वहाँ पर कैसा संदर्भ अपनाना चाहिए, तो विविध प्रकार की अधिगम परिस्थिति को उपलब्ध कराना चाहिए, ना कि निगमनात्मक। मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट हम संज्ञा के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम संज्ञा को बारे में व्याख्या करेंगे, ना कि उसको उदाहरण पहले देंगे। ओके, हम या उसके बाद यह कहा गया डायरेक्ट एल्गोरिथम को अपनाना चाहिए, याद करवाना चाहिए। ये सब हमारा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन के आंसर 1 हो जाएगा। ओके, बढ़ेंगे हम 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, जो यहाँ पर फिर से हमारा नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। आप लोग भी यहाँ पर एनिमिलेट करने का मतलब उसके इग्नोर करने का आप लोग भी यहाँ पर सीख ले, ताकि हमारा सीटेट का क्वेश्चन 90 मतलब कि 50% तक यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इसी तरह से पड़ता है। उसको नकारने का आप लोग सीख लाइएगा, नेगलेक्ट करने का लुक्स आ जाएगा आप लोग को। समझ जाइए कि हमारा क्वेश्चन 75 तक सोल्व हो चुका है। ओके, और जब भी नहीं कर पाता है तो हमारा कान खड़ा करके हम सोचना शुरू कर देंगे कि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। ओके, ना कि इसको भुलाएंगे। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, या विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, या सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, या सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हमारा आंसर क्या हो जाता है? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ाते नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है सभी का विकास अलग अलग होता है, क्योंकि व्यक्ति विविध व्यक्ति बुद्धि वाला होता है, अंतर्दृष्टि या कोई गिफ्टेड होता है ना, कह रहे हैं कि सबका बुद्धि अलग अलग प्रकार का होता है, ना कि एक तरह का बुद्धि होता है। इससे तो मनुष्य चिन्हाता है कौन कैसा है। इसीलिए हमारे सभी विकास का अधिगम एक समान नहीं हो सकता है। कभी किसी को एक बार में ही समझ में आए तो किसी को 2 बार में समझ में आए, किसी को एक्सप्लेन के द्वारा समझ में आए तो किसी को ऐसा ही एक बार में लिख करके समझ में आए। इस तरह से अलग अलग बुद्धि होता है, अलग अलग समझ में आता है। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन हम करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जा रहा है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना, या आकलन करने का तरीका सबसे हम जब पाठ को पढ़ा देंगे उसके बाद करना चाहिए। ये आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित क्रिया प्रक्रिया है, या आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर साल में 2 बार ही करनी चाहिए, शुरू में और लास्ट में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहर एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। नहीं, हमारा क्वेश्चन के आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाए। आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित होना चाहिए। जैसे कि हम पाठ को पढ़ा रहे हैं तो हम जैसे कि हम उसको पहले समझाएंगे, उसके दौरान बच्चे को खड़ा करेंगे, बच्चे से पूछेंगे और उसको उसी के बच्चे फिर जवाब देंगे, फिर हम कुछ कहेंगे। इसी तरह से आकलन किया जाना चाहिए, ना कि आगे पीछे होके। हमारे क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ेंगे 70 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मक चिंतन उसे कहा जाता है जो एक सब्जेक्ट के बारे में अनेकों तरह से सीखे, अनेक तरह से सोचे, एक क्वेश्चन को तोड़ फोड़ करके उसको एक जगह लेकर आए। उसे हम क्या कहेंगे? अवसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, या संवेगिक चिंतन, या अहवादी। ये तो दोनों नहीं होगा, लेकिन आप लोग यहाँ दोनों में से आप लोग कह सकते हैं। तो अवसारी चिंतन इसे कहा जाता है, इसे सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। और इसे क्लोज इंडेड कहा जाता है। जो क्वेश्चन होता है
बहुत सारा, लेकिन आंसर इसका एक ही होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं बिहार का राजधानी कहाँ है, तो पटना है। और क्वेश्चन अपसारी चिंतन में हम कह सकते हैं अगर बिहार का राजधानी पटना होकर कहीं और जगह हो तो कैसा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमको अलग अलग देना होता है। तो यहाँ पर सृजनात्मक का पूछा जा रहा है तो अपसारी चिंतन के बारे में हम बताएंगे।